हाँ बच्चों, हम लोगों ने ओमी तथा अनोमी परिपथ तक देख लिए थे इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। या यहाँ तक आप लोगों ने नोट्स बना लिया है? बना लिया बेटा? अच्छा, ओमी परिपथ किसे कहते हैं? जो उनके नियम का पालन करें। अनोमी किसे कहते हैं? जो चाइल्ड्स के नियम का पालन करें। किसके? चाइल्ड से, चाल नहीं, चाइल्ड्स के नियम का पालन करें, वो अनोमी परिपथ कराते हैं। ओमी परिपथ के लिए वी और आर के बीच एक सरल रेखा मिलता है। बोल सही, अरे बोल। यदि थीटा आई के साथ है तो tan थीटा किसको व्यक्त करता है? आर को। tan थीटा किसको व्यक्त करता है? यदि थीटा वी के साथ है तो tan थीटा किसको व्यक्त करेगा? 1/r को। अरे बोले यार। अच्छा ठीक है, फिर छोटी छोटी सी बात कर लें। तुम लोग ऐसा पढ़ते हो कि जिसका कोई उदाहरण नहीं है। ये मान लो आई है और ये क्या है? सॉरी, ये मान लो आई है और ये क्या है? वी। अरे बोल यार। अब बता, अगर मैं थीटा ऐसे कर दूं, ये थीटा है और ये थीटा है, ये थीटा 1 है, थीटा 2 है, ये r1 है, ये r2 है। बताइए इनमें से कौन बड़ा है? r1 बड़ा, r2 बड़ा? r1 बड़ा कि r2? किसका प्रतिरोध अधिक है? r1 की r2? दोनों बोल रहे हो बेटा? अरे कौन सा विकल्प सही है? अब तो दोनों ना बोल पाओगे। हाँ, अब पहला दूसरा तुम्हारे हिसाब से r1 बड़ा है और r2? अरे बता, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या लिखा है? tan थीटा बराबर, जल्दी बोलें। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब पे कितना है? v। आधार पे कितना है? i। बराबर क्या r है? r बराबर सूत्र क्या होता है? r बराबर v/। अगर मैं थीटा को बढ़ा दूँ तो क्या r बढ़ेगा? अरे बता, कौन सा कोण छोटा, कौन सा बड़ा? r1 छोटा और r2 को, इसका मतलब जिसका कोण बड़ा उसका प्रतिरोध बड़ा। तो बताइए r1 बड़ा कि r2 बड़ा? r2 बड़ा है और r1, ये पहला वाला है सही था। अरे है। अच्छा जानते हो तुम लोग गलती कैसे हो गए? क्योंकि कल मैं इधर आई लिखा था। बेटा आप थीटा देखा करो कि आई के साथ है कि वी के साथ है। इधर थीटा आई के साथ है, आई और वी इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन थीटा आप चेक किया करो। चलिए बच्चों, आज हेडिंग डाल लो अति चालकता। कोचिंग 2:45 से, ठीक है। और आधे घंटे लेट ना आया करें। अति चालकता हेडिंग डालें बेटा, अति चालकता। चलिए छोटी छोटी सी बात करते हैं। लास्ट की 2-3 हेडिंग है, छोटी छोटी सी बची हैं, ठीक है। तुरंत ख़त्म करते हैं 10-15 मिनट में। अच्छा मुझे बता भाई, धातु है एक, कॉपर क्या है? धातु है, धातु एल्यूमिनियम है ना। चलिए ठीक। अगर बता, अगर इनका मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। अरे बोले यार, अगर टेम्परेचर घटा दूं, मतलब इनको ठंडा करें तो बता प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा? घटेगा ना। अच्छा बस ये वाली थोड़ी शर्त को और आगे उठाओ। अगर मैं ताप कम करता जाऊं तो क्या कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है कि प्रतिरोध घटकर 0 हो जाए? यदि आ जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? बात खत्म। आया कि नहीं आया? अरे आया। यदि धातुओं का ताप या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप कम किया जाए, अर्थात इन्हें ठंडा किया जाए, तो इनका प्रतिरोध पहले धीरे धीरे घटता है। क्या होता है? एक निश्चित ताप पर घटकर अचानक शून्य हो जाता है। कौन शून्य हो जाता है? ताप की प्रतिरोध। ताप दे, ताप की प्रतिरोध अचानक घटकर, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जिस ताप पर इनका प्रतिरोध शून्य होता है, जिस ताप पर इनका प्रतिरोध, उसे हम क्रांतिक ताप या संक्रमण ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या तुम्हें बात समझ में आई? क्या डिफिनीशन बनी? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ठंडा करने पर उनका प्रतिरोध पहले धीरे धीरे कम होता है,
लेकिन एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध घटकर अचानक इस ताप को संक्रमण या क्रांतिक ताप कहते हैं तथा इस घटना को, क्या तुम्हें बात समझ में आई? लिख डालो बेटा, लिखो लिखो। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ठंडा करने पर, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडा करने का मतलब जिनका ताप हम लोग कम करते जाएं। इनका प्रतिरोध पहले धीरे धीरे घटता है, वह एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध घटकर अचानक शून्य हो जाता है, इस ताप को संक्रमण या क्रांतिक ताप कहते हैं। तथा इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। लिख गया मालिक लोगों? अतिचालकता कहते हैं। एक तरफ लिख लीजिएगा पदार्थ और दूसरी तरफ लिख लीजिएगा क्रांतिक ताप। 3-4 लिखवाने। टंगस्टन पदार्थ की तरफ लिखिए टंगस्टन। 0.01 केल्विन ताप की जगह लिखेंगे 0.01 केल्विन। लिख लिया? दूसरा लिखिए, दूसरा लिख लो कैडमियम 0.56 केल्विन। एल्यूमिनियम 1.19 केल्विन। 1.19 केल्विन लिखा बेटा? टिन लिख लो, टिन 3.7 केल्विन। सीसा 3.7 केल्विन। सीसा का लिख लो 7.2 केल्विन। और एक और लिख लो पारा 4 केल्विन। पारा 4 केल्विन। अच्छा बताइए, फिर से थोड़ी सी बात करते हैं, या इसमें पैराग्राफ से ऐसा लिख लो को अतिचालकता की खोज लिख लो। अतिचालकता की खोज 1911 ईस्वी में, अतिचालकता की खोज 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में नीदरलैंड के वैज्ञानिक कांच से छूट गया। इतना का है, समझ में नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ। कहाँ से छूटा बोलो ना।
पारा लिखना था 4 केल्विन टेम्परेचर। इसके बाद लिखना है अतिचालकता की खोज 1911 ईस्वी में नीदरलैंड के वैज्ञानिक उन्नस ने की थी। उन्नस, ओ आधा ना फिर पूरा ना फिर सा, अरे उन्नस ने की थी। फिर छूट गया कन्याकुमारी। इधर बेटा अरे बताइए, अगर प्रतिरोध 0, थोड़ी थोड़ी बात करनी है हमें। मान ली इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से इधर, बता करंट किधर से किधर, ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। धारा का प्रवाह बी से। अच्छा बताइए, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बीच में अवरोध उत्पन्न होता है, इसी अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। बोल सही। अरे कहते ना, अगर मान ले प्रतिरोध 0 हो तो क्या ये इधर इधर ऑटोमेटिक जाते रहेंगे? जब कोई रुकावट ही ना हो जाते रहेंगे, प्रवाह होता रहेगा। अरे देखिए क्या होता है, पहले मेरी बात समझे। मान लीजिए बैटरी है, बैटरी में मेरी बात समझना, मान लीजिए इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 1000 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो ना, कौन से वाले? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कापर के हैं, कापर की मान लो छड़ है जिसमें से 1000 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कापर कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2। इसका मतलब अगर 2 त्याग दिया तो उनकी संख्या हो गई कितनी? 1000। तो इसका मतलब 27 बद्ध इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो इसका 29 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या 29 होती है। बोल सही। इसका मतलब 27,000 इसकी जगह अपनी अपनी जगह पर फिक्स होंगे। अरे बोल यार, अगर 1000 फ्री है तो 27,000 अपनी जगह फिक्स है ना। अब क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं इधर को इधर से इधर को, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बद्ध होते हैं वो उनसे जाके टकराते हैं तो अवरोध उत्पन्न होता है। इसी अवरोध को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब सोचिए, इधर 1000 इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें 200 इलेक्ट्रॉन है। किसमें? बैटरी में। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें कोई डाउट वाली बात। अब देख यार, जैसे इसका ये प्लस सिरा है और ये क्या है, सॉरी उल्टा कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन इधर ले जा रहे थे, तो ये इसका प्लस सिरा है और ये इसका माइनस सिरा। ये माइनस है और ये माइनस है और ये क्या है? बता, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर? इधर से इधर जाएंगे। अरे बोल यार, अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, इसमें प्रवेश करा तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। जैसे प्रवेश करा वैसे निकल के प्रवेश करा, नहीं आया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया, जैसे इन वैसे आउट, तो फिर से 200 ही ना बचे। और जैसे इधर से आउट वैसे इसमें इन, जैसे ही इधर से निकला वैसे एक इधर से इन। इनमें कोई समय अंतराल, मतलब इसमें हमेशा 1000 इलेक्ट्रॉन रह आएंगे और हमेशा इसमें 200 इलेक्ट्रॉन रह आएंगे। ये 200 1000 मेरा माना हुआ वैल्यू है, ये जरूरी नहीं कि इतने ही होते हैं। बात मेरी समझ रहे हो? अतः इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होगी और इसमें कभी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं। अरे क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब मुझे जो बात तुम्हें समझाना था वो ये थी कि मान लो अवरोध रुक जाए तो क्या यहाँ से, अब देखो क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो बैटरी उसको ऊर्जा देती है। और जैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा जाता है, मान लीजिए 100 जूल एनर्जी पाया, माना, ध्यान देना। अब जैसे इधर जाता है तो इनसे टकराता है तो ऊर्जा दे दे के उनसे निपटता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अरे जिससे टकराएगा ऊर्जा देगा, उससे आगे निकल लेगा। अरे बोले यार, ऐसे ऐसे करके इससे जब इस सिरे तक पहुंचता है इसकी टोटल एनर्जी खत्म, फिर एकदम ये भिखारी बन के फिर इधर आता है, फिर यहाँ पहुंचता, फिर इससे ऊर्जा लेता, फिर तन के जाता, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। इसका काम यही है। तो धीरे धीरे ऊर्जा किसकी खत्म हो रही? बैटरी की। बोल सही। अच्छा, ऊर्जा खत्म क्यों हुई? चूंकि इधर जो बद्ध इलेक्ट्रॉन थे उसकी ऊर्जा लेते रहे। अरे बोल यार, ऊर्जा उसमें ATCI में खर्चा होती रही, जैसा भी है। अब ये यहाँ पर जैसे मान लिया एक मैं टीवी लगा के रखा हूँ तो वहाँ सब खर्चा हो रही ना, वो टीवी में जो भी व्यवस्था है उस ऊर्जा ही तो है वो। क्यों भाई? ऊर्जा के रूप में हम सब चीज़ें देख रहे हैं। जो भी व्यवस्था, मान लो बल्ब लगा है तो बल्ब ये ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो रही है, इसकी ऊर्जा इसमें जा रही है, धीरे धीरे सेल खत्म हो जाता है। यही तो होता है यार, नहीं होता? अब मान लो ये ऊर्जा अपनी खत्म ही ना करे, क्योंकि ऊर्जा कब खत्म होगी? जब प्रतिरोध होगा। अब प्रतिरोध हो गया 0 तो ऊर्जा इसकी खत्म, तो इससे ऊर्जा नहीं लेगा और इसको ऊर्जा नहीं देगा।
इसका मतलब अगर मैं बैटरी हटा भी दूँ, बैटरी का काम क्या था? ऊर्जा देना। जैसे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाए, बैटरी काम है ऊर्जा दो, जिससे वो गति करता रहे, नहीं तो रुक जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों को गति करना है विद्युत धारा का प्रवाह, यानी जब तक इलेक्ट्रॉन गति एक सिरे से दूसरे की ओर करता रहेगा तब तक करंट बह रहा है। अगर वो रुक गया, इधर उधर गति करने लगा, मतलब करंट रुक गया। बोल सही। अब अगर इससे ऊर्जा खर्चा ही ना हो तो क्या उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी? अगर बनी रहेगी तो हमेशा वो गति। इसका मतलब अति चालकता की स्थिति में अगर एक बार धारा का प्रवाह कर दिया जाए, यानी एक बार बल्ब जला दिया जाए, फिर हटा दीजिए तार, वो बल्ब हमेशा जलता रहेगा। मेरी बात समझे मैं क्या बोल गया? आया कि नहीं? अभी तक क्या होता है कि मान लीजिए आप तार हटाओगे, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर चालकता की कंडीशन पर है तो फिर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार जलाइए, बात खत्म। क्योंकि वो ऊर्जा जो हमने दे दिया जलाने के लिए, बल्ब को जलने के लिए हमने ऊर्जा जो दी वो खत्म ही नहीं होनी, तो जलता रहेगा। अरे बोले यार, लेकिन ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते? भाई एक बार व्यवस्था अपने घर में एक बार कनेक्शन लेके कटवा दी काम चलता रहे, क्यों भाई? ऐसा क्यों नहीं करते? तो आप समझे थोड़ी। पारा अभी लिखे देखें, पारा कितने पर अतिचालकता है? 4 केल्विन पर। 4 केल्विन तो आप समझ रहे हो कितना है? डिग्री सेल्सियस में थोड़ी बताएं। -200, -273 तो जीरो का होता है यार। तुम्हें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदले नहीं आता? थोड़ी मैं वीडियो रोक के तुम्हें, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध, मैं कह रहा हूँ पारे का जो क्रांतिक ताप है वो 4 केल्विन है। बता कितने डिग्री सेल्सियस? तो क्या इसकी जगह रख दी और ये इधर जाता, क्या -273? तो क्या -273 में 4 घटता? बता कितना है? -269। अरे बोल यार, घटाव आता ना। चल ठीक, इतने डिग्री सेल्सियस। अब मुझे भैया बता, क्या इतना कम टेम्परेचर बना पाना संभव है? भैया 0 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस में पानी वानी सब जम जाता है। इतना कम टेम्परेचर होता है कि नहीं? इसका मतलब अगर मुझे इसमें अतिचालकता चालू करनी है कि इसमें हमेशा करंट बहता रहे, मैं ऐसा कुछ करूं, तो इसको कितने टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा? माइनस का, बोले यार, रखना पड़ेगा। अगर इतने कम पर अगर हमें रखना है तो ये टेम्परेचर बनाने में उससे ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो रही है। इससे बढ़िया हम यही चालू रहने देते हैं। अरे नहीं है, अगर आपको ऐसी व्यवस्था मान लो अपने घर में करनी, सोचो थोड़ी। अब ऐसी व्यवस्था करनी है तो फिर हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ऐसी व्यवस्था के लिए भी तुम क्या करोगे? फ्रीजर लगाओगे हैं? अब फ्रीजर में ऐसे का टेम्परेचर फ्रीजर होता है क्या? उसमें भी तो ऊर्जा दोगे। अब पता चलता है कि जितना हमें करंट मिल रहा है, यानी जितनी ऊर्जा हमें मिल रही है उससे ज़्यादा ऊर्जा ये कंडीशन उत्पन्न करने में खर्च करना है, तो इससे बड़ी वही सही नहीं था। आता है हम लोग ये जल्दी चालू नहीं करते, अतिचालकता का उपयोग हम लोग बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं वहाँ अतिचालकता की व्यवस्था होती है। जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें विद्युत ऊर्जा चाहिए ही, उसके लिए चाहे अरबों रुपए देना पड़े, मतलब नहीं कटनी चाहिए लाइट, तो नहीं कटनी चाहिए, तो फिर यहाँ जो पावर हाउस होते हैं वहाँ से बात करी जाती है, उसके लिए वो कुछ भी पेमेंट करने को तैयार है। तो फिर उस समय पे हम लोग जब बात करते हैं उनसे, तो अतिचालकता से वो जोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा जितनी एनर्जी खर्चा होना उन्हें मिलना है। तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। बात समझ आए थोड़ी? हाँ बेटा, अगली हेडिंग। अतिचालकता का मतलब समझ में आया कि अगर एक बार धारा का प्रवाह कर दिया जाए तो यह प्रवाह कई दिनों तक या कई वर्षों तक या अनंत समय तक होता रहे। हाँ, उतने ही टेम्परेचर पर अतिचालकता है। अगर टेम्परेचर आप इधर उधर करोगे तो भी वो वाला जाए। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा अभी हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा की बात करी थी। अच्छा बताइए, बैटरी जो होती है, बैटरी इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है, क्यों भाई? बैटरी जो होती है इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत गति करता है। अरे बोल यार,
अरे बता, अगर मान लो इधर सोच ऐसे करके मैं एक छोटा सा बल्ब लगाऊं, ये लग गया बल्ब, अब मान लीजिए सेल मैंने लगाया, इस बल्ब को जलाना है, तो अब इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो बताइए इसमें से जो इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन जलता है कि ऊर्जा कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रॉन थोड़ी है जलता है, अरे नहीं आया, जल तो बल्ब आ रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन ऊर्जा, उसमें ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, ये जो वैद्युत ऊर्जा थी वो किसमें, प्रकाश ऊर्जा या उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट करने के लिए आप प्रतिरोध जो भी व्यवस्था है बल्ब की, वो बल्ब जैसे जिस सिस्टम से बनता है वो सिस्टम लगाया जाता है। अरे बोले यार, जिससे धीरे धीरे तप्त लाल गर्म होके, और क्या होता है कि ये जो वैद्युत ऊर्जा थी उसमें ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती। ठीक, कितने 7:30? हाँ ठीक है। हाँ भाई लोगों, हाँ ठीक है। तो वैद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में बदलने लगती है। बोल सही। अब मैं कह रहा हूँ वैद्युत ऊर्जा है क्या, क्वेश्चन ये आ गया। अभी आप तो कहे कि आप बदलती है, लेकिन वैद्युत ऊर्जा क्या है? यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई ना कोई उत्तरदायी था। कौन? इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कौन उत्तरदायी था? ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? ये बैटरी की ऊर्जा। इसी बैटरी की ऊर्जा को हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी किसी चालक में, ये चालक है ना, आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा जो भी ऊर्जा ली जाती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? अरे नहीं आया। आवेश के या आवेश वाहकों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, आवेश वाहकों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा, स्रोत आपका सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है। बोले यार, स्रोत द्वारा ली गई ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती? अरे याद हुआ तो लिख लो, लिखो। इस बार मैं नहीं बोलूँगा यार, लोगों की आदत पड़ गई। हाँ, थोड़ी मेरी बात फिर से समझे। वैद्युत ऊर्जा डेफिनेशन लिख लिया? मान लिख लो। अच्छा, मान लिया बैटरी 20 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की? अच्छा बता, जैसे मान लिया ऐसे लिखूँ मैं, ये मान लिया 10 वोल्ट की है। कितने की? ये प्लस है, और ये अगर मैं इधर पे 10 वोल्ट लिख दूँ प्लस का, तो ये कितना है? 0 वोल्ट। अरे है, अरे इनके बीच का अंतर 10 वोल्ट है। अच्छा बता, ये सिरा कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का, और ये सिरा कितना? 0 वोल्ट। अरे है कि नहीं? तो इनके बीच का विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट है। अच्छा, इसी विभवांतर कारण आवेश जा रहा है, मतलब यही ऊर्जा उनको दे रहा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक आवेश को जाने में जो किया है, इसका 0 वोल्ट हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो मतलब किए गए कार्य के बराबर, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार्य हुआ उस कार्य के बराबर, कार्य बराबर V बराबर सूत्र होता है, आवेश को जाना है Q इंटू डेल V। पढ़े हो कभी बेटा ये सूत्र? पढ़े हो कि नहीं पढ़े? और ये जो V है विभवांतर है, मैं V से दिखा रहा हूँ। तो E बराबर सूत्र, यानी वैद्युत ऊर्जा E बराबर सूत्र क्या बना? Q इंटू V। V क्या है? अरे ठीक, Q क्या है? जो स्थानांतरित हो रहे हैं कि पूरे आवेश जो जा रहे हैं। अरे बोले यार, इसके पहले वाला उदाहरण याद है? 1000 जा रहे थे, 2700 बैठे थे। तो बता, 2700 की 1000 की 29,000। 1000 यहाँ रखे ना, नहीं से मुझे तुम्हें समझ नहीं आएगा। वो 1000 इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, लेकिन मुझे रखना था चार्ज। तो यानी Q की जगह मैं सूत्र क्या लिख सकता हूँ? यानी इंटू E भी लिख सकता हूँ। तो यन की जगह 1000 मेरे कहने का मतलब ये। तो इसे मैं इसको Q लिख लूँ, ये आया। अच्छा, क्या तुम्हें सूत्र और पता है? Q बराबर सूत्र क्या होता है? Q बराबर सूत्र होता है IT। पढ़े हो कभी? यदि I एम्पीयर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित हो, स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q बराबर IT होता है। अब वहाँ रख के देखो तो E बराबर सूत्र क्या बना? VIT। अरे बोले यार, अच्छा V बराबर सूत्र किसी को बताया गया? V बराबर सूत्र, V बराबर ओम का नियम, V बराबर R इंटू, तो E बराबर लिखा जा सकता है R इंटू I। तो एक I तो पहले था, तो I स्क्वायर T। क्या ये भी एक सूत्र है? अच्छा बता, फिर से अगर मैं I बराबर लगा देता तो I बराबर वही ओम का नियम V अपन
V अपान, तो I की जगह रख V, उसी तरह लिख ले, और I की जगह लिख V अपान R, तो क्या V स्क्वायर अपान R इंटू टी आया। अरे आया कि नहीं आया? तो कितने सूत्र मिले? 1 2 3 4, चारों सूत्र उतारे, उतार ले। मात्रक लिख लेना जूल, आगे जे लिख ले, जूल जूल। अगली हेडिंग, एक सवाल करा दें क्या? लिखो फिर, लिखो लिखो लिखो, लिखिएगा। एक परिपथ जिसमें, एक परिपथ जिसमें, एक परिपथ जिसमें 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, में यदि 3 मिलीसेकेंड तक, में यदि 3 मिलीसेकेंड तक 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, में यदि 3 मिलीसेकेंड तक 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बेटा? VIT। क्या होता है? एक सूत्र याद कर लेना, VIT। अब आप इधर देखो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या दिया है, फिर क्या सूत्र थोड़ी बदल लें। V बराबर दिया नहीं, R बराबर दिया है शायद, कितने ओम का? 3 ओम का, और IT दिया है शायद, T कितना दिया? 3 मिलीसेकेंड, यानी 3 × 10⁻³ सेकेंड, और I बराबर दिया 2 एम्पियर। बोल सही? अरे बोल। अरे बता इसमें क्या क्या दिया है? R दिया है, V नहीं दिया, तो क्या V की जगह बदलना पड़ेगा? तो बताओ V की जगह अगर मैं बदल दूं तो क्या ओम का नियम लगा दूं? V बराबर सूत्र R × I, तो क्या R × I V की जगह हो गया, और IT उसी तरह लिख दिया जाए, तो क्या E बराबर लिखा है R I²T। बोल सही? R का मान कितना? 3, I का मान कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, T कितना? 3 × 10⁻²। अरे बोल यार, ये कितना? 3 × 9, 3 × 9, और 9 × 4, 9 चौको 36, क्या 0.36 जूल। खत्म बात, छापे। 0.36 जूल एनर्जी व्यय होगी। हाँ अच्छा, -3 था क्या? तो -3 कर लो, या तो 1 0 और बढ़ा लो। 0.036 जूल ऊर्जा व्यय होगी। ऐसे क्वेश्चन होते हैं यार, सरल सरल से। कर लोगे अनुज? अब कब आएगा? रोज आओ, रोज आओ। थोड़ी मैं, चलिए ठीक, अगली हेडिंग डाल लो, वैद्युत ऊष्मा, इलेक्ट्रिक हीट, वैद्युत ऊष्मा। अगली हेडिंग वैद्युत ऊष्मा। अभी तक वैद्युत ऊर्जा पढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए, जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाता है तो बद्ध इलेक्ट्रॉनों से टकराता है। बोल सही? जिससे अपनी कुछ वैद्युत ऊर्जा उनको देता है, जिससे तार धीरे धीरे, इसका मतलब वो जो ऊर्जा दे के उन्हें आया था वो किस में कन्वर्ट हो रही है? अरे हो रही है। तो जो इस तरह से ऊर्जा जो तार को गर्म कर रही हो, उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहें? वैद्युत ऊष्मा। क्यों भाई? यानी जब आवेशों का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर होता है तो अपनी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इस ऊर्जा को वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। क्या फिर से बोलूं? जब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इस ऊर्जा को वैद्युत ऊष्मा कहते हैं। अरे आया, लिख लो। जब
आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होते हैं। जब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होते हैं, ये 4 हेडिंग होती हैं एक जैसी, छोटी छोटी हेडिंग है। तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊष्मा कहते हैं। इस ऊर्जा को यानी इस क्षय ऊर्जा को विद्युत ऊष्मा कहते हैं। विद्युत यानी हीट एनर्जी बराबर सूत्र होता है, इसको कहते हैं हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी बराबर सूत्र होता है एनर्जी बटे 4.2, यानी एनर्जी में 4.2 का भाग कर दिया जाए तो कैलोरी में बदल जाएगा, वही कैलोरी में जो वैल्यू आ रही है उसकी। तो बोल, अच्छा ये कौन सी ऊर्जा, जो ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में क्षय हुई थी वो वाली, उसमें 4.2 का भाग करें कैलोरी में निकलेगा। अच्छा बताइए, अभी W के कई सारे सूत्र रखे थे। W मतलब क्या है यार, एनर्जी है। कौन सी वाली एनर्जी, जो ऊष्मा के रूप में क्षय हुई थी। अरे बोल भाई, अच्छा अगर मैं 4.2 को भाग ना दूँ तो उत्तर क्या में आता, जूल में। अब मैं 4.2 को भाग कर रहा हूँ तो उत्तर क्या में आ रहा है, बस बाकी 4.2 का कोई विशेष मतलब ना हो। अरे आया। अच्छा ई का मान एक सूत्र आपने पढ़ा था, VIT अपान 4.2, तो ये सब सूत्र बनते जाएंगे कैलोरी में। अच्छा ठीक है, एक आपने सूत्र पढ़ा था VI² अपान 4.2, तो सूत्र बनते जाएंगे। एक आपने पढ़ा था, अच्छा RI², एक आपने सूत्र पढ़ा था, अगर इसकी जगह बदल दें तो V² अपान R इंटू T बाई 4.2, ये सब के सब कैलोरी में मान है। सूत्र लिख लें पूरे के पूरे, 1 2 3 4 मैया जी की छापे। बेटा लिखो, लिख गया। ये लिखे, लिख गया बेटा। अच्छा ठीक, इधर देख भाई, ये तीसरे और चौथे जो तुम्हारे सूत्र हैं तो कुछ एक विशेष बात कर रहे हैं। इधर देखना, क्या चौथा सूत्र को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तीसरे सूत्र को पहले देख ले, बराबर RI² अपान 4.2। गौर से देख बेटा, देख भाई इस टाइम को इधर ले आऊँ। अरे बता, इसमें R कांस्टेंट है, प्रतिरोध नियत होता है, 4.2 कांस्टेंट है। पता है ये क्या लिखा थे, अनुक्रमानुपाती I²। अरे बोल यार, अगर मैं ऐसा लिखता, क्या लिखता, H बराबर V² अपान R इंटू 4.2, तो बता इसको क्या H अपान T बराबर लिखा जा सकता है V² अपान R इंटू 4.2। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो क्या H अपान T बराबर लिखा जा सकता है V² अनुक्रमानुपाती, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू मैंने हटा दिया है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा? बोल यार। अच्छा ये क्या लिखा है, थोड़ी ये भी मुझे बताएं। ऊष्मा क्षय होने की दर, यही तो लिखा है। H अपान T को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऊष्मा क्षय होने की किसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो विभवांतर के वर्ग के। इसे जूल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जूल का नियम क्या है?
वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की, वैद्युत धारा या विभवांतर के वर्ग के, इसे जूल का हेडिंग डालें, जूल का नियम, जूल का नियम। इस नियम के अनुसार किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, अभी मैंने बोला था ऊर्जा क्षय होने की दर, लिखा था ना। तो जो ऊर्जा क्षय हो रही है वही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो रही है, तो बात एक ही है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। बहने वाली धारा, बहने वाली धारा अथवा विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, विभवांतर के धारा अथवा विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यार ये निगमन करना है, ये आप समझ गए, निगमन करवा दें। चलिए लिखें अपना क्या जाता है। यच बराबर सूत्र होता है E/4.2, E/4.2 लिख लें बेटा, उसी के नीचे लिखें, अर्थात करके लिखें, लिखते जाओ मेरे साथ, लिखते जाओ। VIT/4.2 या H/T बराबर V/I/4.2, यहाँ से लिखें ऐसे, H/T बराबर V बराबर R/I, RI²/4.2, H/T अनुक्रमानुपाती I²। या अगर हम लोग ऐसा लिख लेते तो V²/R गुणे 4.2, H/T अनुक्रमानुपाती V²। ये दोनों बातें लिख गए। यार तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना कैसे बदल जा रहा है? एक बार ओम का नियम लगाओ, एक बार V की जगह रखाओ, एक बार I की जगह रखो। ना रहा हो तो चूजों की तरह पढ़ाया जाए। यार रुक जाओ, अब इधर लिखेंगे, ध्यान नहीं दिया ना मैं, ध्यान ही नहीं दिया। इधर लिखे दिखाई देगा, बस अब इधर ही लिखेंगे। अभी ये लिख लो किसी तरह, बगल से चक्री से देख के लिखो। लास्ट में लिख लेना था, यही जूल का नियम है। लास्ट हेडिंग डालें यार, चैप्टर खत्म करें। लिखें वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा बताइए, एक अगर बल्ब खरीदा जाए, बेटा कभी बल्ब खरीदे, यहाँ प्रिंट होता है, ऐसे कुछ लिखा होता है 100W 220V। देखे हो कभी? ना देखे हो तो अब देखना। ये क्या कह रहा है, जब आप मुझे 220 वोल्ट दोगे तो मैं 100 वोल्ट से चमकूंगा, ये तो कह रहा है। बात समझे?
मान लिया हमारे घर में कम लाइट है तो कम जलेगा। अच्छा ये बताइए पावर बल्ब की है कि हमारे घर में जो लाइट आ रही है उसकी? लाइट की है बल्ब की? अरे तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, छोटा सा। हाँ कुछ लोगों को लाइट भी बता रहे हैं। अरे तुम बताओ घर में जो बिजली का बिल आता है ना, किसका बिल देते हो? विभवांतर का, धारा का, विद्युत धारा का? विभवांतर भी तो है, अगर घर में लाइट है तो विभवांतर होगा। धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊष्मा का, विद्युत, बताओ ये 4 ऑप्शन है। विभवांतर, धारा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊर्जा का बिल लग रहा है। आप क्या करते हैं कि वो ऊर्जा खरीदते हैं। कौन सी? विद्युत ऊर्जा। अरे आया, ऐसे पहले सरकार खरीदती है, ये सब प्राइवेट में सब चल रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं बांध वांध बनवा के अपना ये स्टेटमेंट लगाती हैं, और फिर जैसे सरकार, यूपी सरकार ने खरीदा, इतने यूनिट हमें साल भर में चाहिए, उनसे बात हो गई, अब वो ऊर्जा बना के सरकार को देंगे। अब सरकार कहाँ कितना देना है, अब जैसे कहीं कह के चले आएगी पूरे 24 घंटे लाइट आएगी तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना उस एरिया में। अब वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वो एनर्जी बढ़ते बढ़ते हमारे घर तक आती है, फिर जो हम जितनी एनर्जी हम लोग खपत करते हैं उसके अनुसार चार्ज किया जाता है। अरे बोले यार, अरे ठीक है ना। तो हम लोग किसका बिल देते हैं? विद्युत ऊर्जा। ठीक, बात ये थी ये। तो अब यार ये जो पावर है इस बल्ब की है, जैसे हमारे घर में कोई मोटर लगा है तो उसका पावर अलग है, एलईडी वाला बल्ब लगा है तो उसका पावर अलग है। कहते 15 वाट का लगा ले, क्यों भाई? कहते ना कम रोशनी कह रहा है और वाट बढ़ा ले, उसकी पावर बता रही है। मतलब जैसे कोई बल्ब है तो जलने की पावर उसकी है, मान लो कोई मोटर है तो चलने की पावर है, मतलब काम करने की पावर। अब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, कौन सी एनर्जी? विद्युत ऊर्जा, तो इतने खर्चा करेगा। यानी कोई भी विद्युत उपकरण, कोई भी कितने समय में कितनी ऊर्जा खा रहा है, खा रहा है का मतलब समझ गए, खर्च कर रहा है, यह उस उपकरण की शक्ति कहलाती है। यह उपकरण की शक्ति होगी, हमारी तुम्हारी नहीं। अरे आया, इसलिए हम पावर का जो सूत्र बनाया करते हैं वो लिखा करते हैं W/T या E/T। किसी विद्युत उपकरण द्वारा, किसी विद्युत ऊर्जा क्षय करने की दर को, ये विद्युत ऊर्जा क्षय करेगा। तो बोले यार, करने की जो समय दर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। तो लिख लो कहानी, किसी विद्युत उपकरण द्वारा, किसी विद्युत उपकरण द्वारा, किसी विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा क्षय करने की दर को विद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर को या करने की दर को, जो भी लिखना है, होने की दर को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात लिखने ना P बराबर E/T, P बराबर E/T। इसके भी बहुत सारे सूत्र बन सकते हैं, जैसे E की जगह लिखो VIT/T, तो T से T निपट गया, तो इन V/I, और V की जगह बदलो, ओम का नियम लगा के, तो R/I², या I की जगह बदलो तो V²/R। ये सब शक्ति के हैं सूत्र। फिर यार वहीं लिख दिया ना यार। सोनी तुम्हें बेटा ये समझ में आया कहाँ से आए? एनर्जी का सूत्र क्या होता है? VIT, अभी कहा था रट लो, बटे T करो तो T से T कट जाएगा, यानी पावर का सूत्र होता है V/I। V की जगह ओम का नियम लगा दो, V बराबर सूत्र क्या होता है? R/I।
तो r इंटू आई, एक आई पहले से था तो आई r इंटू आई स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ मैं आई की जगह सूत्र लिखता तो वी स्क्वायर वी अपान आर होता, आई बराबर वी अपान आर, तो वी स्क्वायर अपान आर बन जाता। इतने सूत्र मिले। अच्छा पावर का मात्रक क्या होता है बोले यार? जूल बटे सेकंड, इसी को हम लोग कहते हैं वाट ना लिख देना, वाट। हाँ चलिए ठीक, मात्रक। अच्छा इधर से एक और बात करते हैं, कौन सी बात करें? इधर से यदि नोट करके कुछ पॉइंट लिख लें, बस बात खत्म। ई बराबर सूत्र क्या पी इंटू टी लिखा जा सकता है, पी इंटू टी लिखा जा सकता है। तो बोल भाई, तो इसका मतलब पी इंटू टी एनर्जी का सूत्र लिखा जा सकता है। यहाँ से अगर पावर हमें पता है तो इसमें एक बात और हमें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कि पी का मात्रक क्या होता है? वाट, और टी मतलब सेकेंड। इसका मतलब इस एनर्जी का एक मात्रक वाट सेकेंड भी होता है। लिखिए ऊर्जा का मात्रक क्या लिख रहे हैं? वाट सेकेंड। हाँ किलोवाट घंटा। अच्छा सबसे पहले तो आप ये गेस करो ये मात्रक किसका? यहीं से यहीं मिल जाएगा अगर तुम समझ गए तो। किसका मात्रक है? वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति, वैद्युत ऊष्मा या ईटीसी। वाट को मैंने क्या लिख दिया, मतलब थोड़ी बढ़ा लिया हो, 1000 वाट जोड़ के किलो कर लिया हो। अरे बोले यार, और समय को क्या लिख लिया? इसका मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक? वैद्युत ऊर्जा का। किसका है? वैद्युत ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक होता है। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों, कैसे, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। क्या होता है कि जो हमारे घरों में लाइट खपत होती है, वैद्युत ऊर्जा की जो खपत होती है जिसका हम लोग पेमेंट करते हैं, बात समझ रहे हो, वो क्या है कि अगर उसको जूल में नापा जाए तो जूल चूँकि बहुत छोटा मात्रक है, जूल के पदों में अगर अपने घर में जो लाइट खपत होती है तो बहुत बड़ी एक राशि निकल के आएगी। अतः हम क्या करें कि जो वैद्युत व्यय का जो व्यवहारिक मात्रक है, उस व्यवहारिक मात्रक जो जूल बहुत छोटा होता है, इसलिए हमने क्या करा, थोड़ी से उस मात्रक को बढ़ाया। ये वाट सेकेंड जहाँ पे लिखा ना, इसी को हम लोग जूल कह सकते हैं। वाट सेकेंड और जूल में कोई अंतर नहीं है। अब ये इससे हमने थोड़ी और बड़ा करा मात्रक, तो बड़ा करने के लिए वाट की जगह मैंने कितना लिख लिया, किलोवाट, और सेकेंड की जगह आवर से कर लिया। अरे बोले यार, तो इसका मतलब हमने क्या किया कि व्यवहारिक तरीके से जो जूल ऊर्जा का मात्रक है बहुत छोटा होता है। अतः वैद्युत ऊर्जा के व्यय का मापन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कितना ऊर्जा व्यय हो रही है, तो उसको एक अलग मात्रक दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं किलोवाट। इसी को हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसी का नाम है बोर्ड ऑफ, जिसे साधारण बोलचाल में केवल यूनिट कहते हैं। कहते हो ना हमारे घर में इस महीने इतने यूनिट खत्म बिजली खपत हुई, अरे आया, तो उसी के, चाहे इसको किलोवाट घंटा कहो, चाहे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहो, या केवल 60 में यूनिट कहो, कोई दिक्कत। लिखो बेटा, कहानी लिखो। ऊर्जा का मात्रक जूल, कहानी लिखो, कहानी लिखो। ऊर्जा का मात्रक जूल व्यवहारिक तरीके से बहुत छोटा होता है, या व्यवहारिक तरीके से असुविधाजनक होता है, बहुत छोटा होता है। अतः एक बड़े मात्रक का प्रचलन किया गया, एक बड़े मात्रक का प्रचलन किया गया, इसे
इसे किलोवाट, इसे किलोवाट घंटा कहते हैं, किलोवाट घंटा अथवा बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU, बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, शॉर्ट में कहते हैं BTU, बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। ठीक, जिसे साधारण बोलचाल में केवल यूनिट भी कहा जाता है, जिसे साधारण बोलचाल में केवल यूनिट भी कहा जाता है। एक यूनिट बराबर कितने जूल? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। क्या है बात पता है ना? निकाल लेते हो ना। एक यो यूनिट है, कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ किलो वाट, तो वाट की जगह मैं किलो लिखा हूँ तो यानी 1000 वाट लिखा जा सकता है। और यहाँ पर घंटे की जगह हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। तो इधर हम इसका गुणा भाग कर लें तो 3600 ये हो गया, 1000 ये हो गया, इसको वाट सेकेंड, वाट सेकेंड को ही हम लोग जूल कहते हैं। तो वाट सेकेंड की जगह जूल लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया। ऐसे करके तीसरे पॉइंट पे लिख लो। लिखो पॉइंट जल्दी। चौथा पॉइंट, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल? 1.9 गुणे 10 की घात -19 जूल। अरे बोल यार, ये भी एक मात्रक होता है। पांचवा, अगर तुम्हें बे ऊर्जा निकालना है तो बे ऊर्जा का सूत्र किसे पता, किसी को पता है क्या? क्या होता है? वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या बटे 1000। यूनिट में आएगा सीधे। लिखो पांचवा नंबर, बे ऊर्जा बराबर, ऊर्जा बे ऊर्जा निकालनी है बेटा, तो ऐसे निकलता है वाट गुणे आवर्स गुणे डे इंटू नंबर बाई 100। यूनिट मात्रक है। अच्छा बताओ, अगर कोई तुमसे पूछ ले एक यूनिट क्या है? छठवां नंबर, एक यूनिट क्या है? कोई पूछ ले एक यूनिट क्या है, बोल क्या बोलता? ये सब कुछ मिलके एक यूनिट बनेगा, बोलो यार। यानी अगर वाट की जगह मैं 1000 कर दूं, कितना? तो इधर सुनो यार, इसको मैं कितना कर दूं? और कितने घंटे चलाएं? 1 घंटे। कितने दिन? 1 दिन। संख्या कितनी? 1 बटे 1000। तो क्या सब कट के 1 आता? अरे भाई यहाँ 1000 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, या बटे 1000, तो 1000 से कट के 1 यूनिट उत्तर आता। अरे आता, यानी 1000 वाट का कोई विद्युत यंत्र, जैसे आपका हीटर हो गया, कुछ भी ऐसा है, 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण यदि प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण प्रतिदिन 1 घंटा उपयोग में लाया जाए, प्रतिदिन 1 घंटा उपयोग में लाया जाए, तो 1 दिन में जो बे ऊर्जा होगी कितनी कहलाती है? अरे 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण यदि 1 घंटा उपयोग में लाया जाए तो 1 दिन की बे ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? लिखो, यदि 1000 वाट के, यदि 1000 वाट के, यदि 1000 वाट के विद्युत उपकरण 1 घंटा उपयोग में लाया जाए, यदि 1000 वाट का विद्युत उपकरण 1 घंटा उपयोग में लाया जाए, तो इसके द्वारा 1 दिन की बे ऊर्जा
तो इसके द्वारा एक दिन की व्यय ऊर्जा को एक यूनिट कहते हैं। व्यय ऊर्जा को एक यूनिट कहते हैं। कहानी हो गई ख़त्म। ठीक है, आप सीट ले लो, सीट कल कंप्लीट करके लाना है। सभी लोग विकल्पी तो देख के आएंगे और 10 अंकिक प्रश्न, कल पूरे विकल्पी पढ़ेंगे और 10 अंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।